हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास एमसीक्यू बैच में। और इस बैच के अंतर्गत आज हम लोग का टॉपिक होगा गुप्त उत्तर काल। गुप्त काल के जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे उन सभी प्रश्नों को हमने करवा दिया। तो फिर आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि गुप्तोत्तर वंश के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ संग्रह किया गया है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी के लिए सुबह 8 बजे हमारा एक बैच है जिसमें हम एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न वो भी टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप एक मोटा मोटी आइडिया लगेगा आपका कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में पूछा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ और पढ़ रहे हैं और एग्जाम में कुछ और पूछ रहा है। तो इस बैच के माध्यम से आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह 9 बजे हमारा सभी एग्जाम के लिए, कॉमन एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंटेड एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए मैथ फाउंडेशन बैच लेके आया गया है, जिसमें आज आपका क्लास हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 4, जिसमें सिक्के वाले जो प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्न को पूरी तरीके से करवा दिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद से, इस क्लास को देखने के बाद से जो भी सिक्के वाले प्रश्न होते हैं उसमें आप लोगों का 1% का डाउट नहीं होगा। तो जो लोग नहीं देखे होंगे इस क्लास को, जाके इस क्लास को जरूर देखेंगे। और इतने बेहतर तरीके से समझाया गया है कि इसके बाद से कोई आपका डाउट नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंजलि किसके समकालीन थे। तो जो पतंजलि थे वह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे। तो क्या खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे, या फिर कदम्ब वंश से, या फिर हर्यक वंश से, या फिर कलिंग वंश से। तो कलिंग वंश तो आपको पता है कि कलिंग वंश है ही नहीं। तो जो खारवेल राजा हैं यह चेदी वंश से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। तो हर्षवर्धन को हराने वाला जो शासक था वह था पुलकेशियन द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 1 मिनट, मैं थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था, यानी कि दोनों के रूप में कार्य किया था। तो वह चीन का यात्री था जिसका नाम था ह्वेनसांग आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में, और वो नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षक दोनों के पद पर रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि मिलिंद पन्हो क्या है। मिलिंद पन्हो क्या है? क्या यह बौद्ध स्थल है, क्या यह बुद्ध का एक नाम है, या फिर बौद्ध का नाम है, या फिर बौद्ध ग्रंथ है। तो जो मिलिंद पन्हो है वह क्या है? आपका बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। कह कि चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक किसके राज चिकित्सक थे, यानी कि चरक किसके दरबार में रहते थे, अपनी सेवा किसके दरबार में दिया करते थे। तो जो चरक थे क्या हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर अशोक के, या फिर कनिष्क के। तो जो चरक थे वह कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? चरक संहिता। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। 7 प्रश्न कह रहा है कि कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी, यानी कि जो गंधार कला शैली होती है किसके शासनकाल में इसकी शुरुआत होती है। तो गंधार कला शैली की जो शुरुआत होती है कनिष्क की शासनकाल में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है।
8 कह रहा है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या उसी को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है की स्थापना किसने की थी। तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की जो स्थापना है वह करते हैं पुष्यभूति वर्धन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। यानी कि बौद्ध राजा कौन था, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाला कौन सा राजा था जो संस्कृत का प्रमुख विद्वान और लेखक था। तो उस राजा का नाम क्या है? उस राजा का नाम है हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 10 आपसे कहना चाहता है कि हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो हर्ष चरित्र पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? क्या कालिदास हैं या फिर बाणभट्ट हैं या फिर वाल्मीकि हैं या फिर व्यास हैं? तो हर्ष चरित्र के जो लेखक है वह बाणभट्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 कह रहा आपसे कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। अभी हमने बताया था कि हर्षवर्धन के समय कौन आया था। तो हर्षवर्धन के समय क्या फाहियान, ईत्सिंग, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन कौन आया था? हर्षवर्धन आया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक और छात्र दोनों के पद पे रहा। अगला प्रश्न कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो किसने किया था? नरसिंह वर्मन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। कह रहा है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। तो उस राजा का नाम क्या है? उस राजा का नाम है हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि हर्ष एवं पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हर्ष एवं पुलकेशियन द्वितीय के मध्य जो भी संघर्ष होते हैं, जो भी युद्ध होते हैं, उनकी जानकारी कहाँ से मिलता है? तो उन सभी की जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो सर्वप्रथम जो वर्धन वंश था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी कहाँ हो गई? कन्नौज हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि शकलोत्तर पथनाथ किसे कहा जाता है। शकलोत्तर पथनाथ किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है किसको? कनिष्क को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। एक मिनट, कनिष्क नहीं, हर्षवर्धन को कहा जाता है। माफी चाहते हैं, हर्षवर्धन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था। वेनसांग किसे शिलादित्य कहा था? तो वेनसांग ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिलादित्य कहा था। वेनसांग ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिलादित्य कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि गुप्त वंश के, या हास नहीं, हरास है, गुप्त वंश के हरास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था। जब गुप्त वंश समाप्त होता है उसके बाद किसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया? क्या चालुक्य वंश ने किया, राजपूत ने किया, हर्षवर्धन के वर्धन वंश ने किया, या फिर शक वंश ने किया? किसने किया था? तो वह किया था हर्षवर्धन यानी कि वर्धन वंश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कर रहा है कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था। बंगाल का कौन सा शासक जो हर्षवर्धन थे उसके समकालीन था? तो वह था शशांक। कौन था? शशांक।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त यानी कि पराजित किया था? पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे परास्त किया था? तो वह परास्त किया था किस नदी के किनारे? महानदी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी। नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न करा कि हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन की शासन काल में उत्तर भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण शहर था वह था कन्नौज, इत्र नगरी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष की जीवनी किसने लिखा था? तो हर्ष की जीवनी लिखा था बाणभट्ट ने। और इस पुस्तक का नाम क्या है? एक कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। मैं चलता हूं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कर आपसे कि हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करता था? तो हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा प्रयागराज में यानी कि प्रयाग में आयोजित किया करता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा, अच्छा वही प्रश्न रिपीट हो गया है, माफी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन 3 भाई बहन थे, हर्षवर्धन और एक राजश्री और एक का नाम था नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ना, हाँ नरसिंह वर्मन। ठीक है, तो राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मौखरी नरेश गृह बर्मन के साथ हुआ था। गृह वर्मा लिखा है, वर्मा लिखिए या बर्मन लिखे, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो गृह बर्मन के साथ हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन के अग्रज, नरसिंह वर्मन, राजवर्धन, माफी चाहते हैं, राजवर्धन नाम था। ठीक है, नरसिंह वर्मन नहीं, राजवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के बड़े भाई, अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई। ठीक है, तो हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने किया था? राजवर्धन के बड़े भाई, हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या किसने किया था? तो वह किया था बंगाल का शासक। बंगाल को ही पहले गौड़ कहा जाता था, तो गौड़ शासक या बंगाल का शासक शशांक ने कर दिया था। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि राजवर्धन के जीजा थे जिनका नाम क्या था? गृहवर्मन। ठीक है, गृहवर्मन के हत्या में लिप्त होने के कारण शशांक को क्या किया था? राजवर्धन ने मार दिया था। ठीक है, शशांक क्या किया था? राजवर्धन को मार दिया और फिर हर्षवर्धन उठा और शशांक को मार दिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि बाणभट्ट निवासी था। जो कवि बाणभट्ट था जो हर्षवर्धन के दरबार में था, वह कहाँ का निवासी था? तो बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो जब हुवेनसांग भारत की यात्रा पर आया तो उसमें सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए जो सबसे प्रसिद्ध नगर था वह था मथुरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 29, कवि बाणभट्ट निवासी था। तो प्रश्न रिपीट हो गया है, माफी चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहां पर? ये तो गलती से आ गया है। ठीक है, कहां पे आयोजन किया था? हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक यज्ञ तो किया था कन्नौज और प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कर रहा है कि नालंदा, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन है? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन तीनों के जो नाटककार हैं वह कौन है? हर्षवर्धन है।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या था? क्या हर्ष के प्रति सम्मान था, नालंदा में अध्ययन था, बौद्ध धर्म में आस्था था, शियुकी की रचना था? तो ह्वेनसांग ने शियुकी की रचना किया था और इसी रचना के कारण आज भी भारत में इसे याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 33 करा कि हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? देखिए, हर्षवर्धन ने काफी युद्ध जीते थे लेकिन पुलकेशिन द्वितीय से हार गया। वही पूछ रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो जो बतापी का चालुक्य था, चालुक्य 3 भागों में बटे थे, बतापी या बादामी का चालुक्य और कल्याणी का चालुक्य और बेगी का चालुक्य। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था वो बादामी या फिर बतापी चालुक्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न 34 का रहा प्रश्न कि किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्या फाहियान को कहा जाता है या फिर इत सिंह को कहा जाता है या फिर ह्वेनसांग को कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि ह्वेनसांग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? वह रहा था 12 साल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करा है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला का जो प्रारंभ करने वाला शासक था वह था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि शियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? यानी कि शियुकी की रचना किसने किया था? तो शियुकी की रचना अभी हमने बताया है कि चीनी यात्री किसने किया? ह्वेनसांग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न चलिए, यही मात्र 37 प्रश्न थे, इसमें 2 रिपीट हो गए थे, अर्थात 35 प्रश्न थे। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग देख लिए। तो चलिए अब इसके बाद से हम लोग मिलते हैं अपने सुबह वाले क्लास में एनटीपीसी प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।